हाय दोस्तों। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने सीक्वेंशियल सर्किट के काफी एप्लीकेशंस देखे हैं, जैसे कि शिफ्ट रजिस्टर, एसिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर। ये सभी एग्जाम्पल हम लोगों ने समझे हैं कि कैसे फ्लिप फ्लॉप का यूज करके ये सभी चीजें हम लोग डिजाइन करते हैं। तो हमने हमेशा दो एस्पेक्ट देखे किसी भी डिवाइस के अंदर। पहला एस्पेक्ट देखा डिजाइनिंग, कि वो बनाया कैसे जाता है। दूसरा एस्पेक्ट देखा एनालिसिस, कि अगर बना हुआ कोई काउंटर या रजिस्टर दे रखा हो तो उसको एनालाइज कैसे करते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जब हम लोग डिजिटल सर्किट्स की बात करते हैं तो दो तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, फिर चाहे कोई भी सर्किट हो, कॉम्बिनेशनल या सीक्वेंशियल। वन इज बेस्ड ऑन डिजाइनिंग एंड द अदर इज बेस्ड ऑन एनालिसिस। जैसे देखो कॉम्बिनेशनल सर्किट थे हमारे, तो उसमें हमने क्या देखा कि डिकोडर की मदद से लॉजिक फंक्शन कैसे बनाते हैं, वो हो गया डिजाइनिंग। डिकोडर का सर्किट दे दूं और ये पूछ लूं आउटपुट क्या है, वो हो गया एनालिसिस। सेम वे में सीक्वेंशियल सर्किट में काउंटिंग का सीक्वेंस देके सिंक्रोनस काउंटर या एसिंक्रोनस बनवा सकता हूं, या काउंटर देके ये पूछ सकता हूं इसका मॉड क्या है, वो क्या हो गया एनालिसिस। अब इस लेक्चर के अंदर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक और एप्लीकेशन की बात करेंगे जो फ्लिप फ्लॉप की मदद से डिजाइन होता है, दैट इज कॉल्ड एज योर फाइनाइट स्टेट मशीन। ये बाकी सभी एप्लीकेशन से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एफएसएम। ठीक है, तो एफएसएम इज अ फाइनाइट स्टेट मशीन। तो सबसे पहले ये चीज समझते हैं, इसके नाम से हमें क्या समझ आ रहा है। फाइनाइट स्टेट मशीन का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर फाइनाइटली मैनी स्टेट्स पॉसिबल हैं। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर जो नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी वो फाइनाइट होंगी, दे कैन नॉट बी इनफाइनाइट इन नंबर। अब इनफाइनाइट कैसे होती है, देखो स्टेट क्या होती है। जब हमने बात की थी स्टेट की सीक्वेंशियल सर्किट्स में, तो मैंने स्टेट क्या बताया था, स्टेट बताता है प्रेजेंट ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। तो प्रेजेंट ऑपरेटिंग कंडीशन में अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बनती हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ फाइनाइट स्टेट मशीन। एज एन एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो ट्रैफिक लाइट है। ट्रैफिक लाइट में तीन ही पॉसिबिलिटी होती है, रेड, येलो, ग्रीन। यही तीन पॉसिबिलिटी बनती है, अलग अलग ड्यूरेशन के लिए होंगी। रेड अलग ड्यूरेशन के लिए, येलो अलग, ग्रीन अलग, बट होंगी तीन स्टेट्स उसके अंदर। सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ दैट इवन अ ट्रैफिक लाइट, और इसको हम लोग इन पर्टिकुलर बोलते हैं ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर। तो ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर भी क्या है, एक फाइनाइट स्टेट मशीन है। ठीक है, तो फाइनाइट स्टेट मशीन के बहुत से एग्जाम्पल हमारे चारों तरफ प्रेजेंट रहते हैं। जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, तब हम ये जानेंगे कि किस तरह की फाइनाइट स्टेट मशीन्स डिराइव हो सकती हैं। तो फाइनाइट स्टेट मशीन के अंदर हम क्या कहते हैं, देखो कि अगर कोई एफएसएम है तो इसके अंदर तीन तरह के वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं। देखो, एक तो होते हैं इनपुट वेरिएबल, एक होते हैं स्टेट वेरिएबल। जैसे मान लो ये है xt, ये है स्टेट वेरिएबल जो सिस्टम की स्टेट बता रहे हैं। ये हुए zt, और फिर होता है आउटपुट yt। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं फाइनाइट स्टेट मशीन के अंदर ये जो yt होता है, yt इज अ फंक्शन ऑफ zt एंड xt। कहने का मतलब द आउटपुट ऑफ अ एफएसएम डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द स्टेट वेरिएबल एंड द इनपुट। जैसे देखो एक सिंपल सा ही एग्जांपल लो, एक 3 बिट का काउंटर है। 3 बिट का जो काउंटर है उसमें कितनी स्टेट्स पॉसिबल हैं, अपनी 8 स्टेट पॉसिबल हैं। अगर उसके अंदर 8 स्टेट पॉसिबल हैं तो वो भी किसका एग्जांपल बना, एक एफएसएम का, फाइनाइट स्टेट मशीन। अब उसमें आउटपुट क्या आएगा, ये डिपेंड करता है काउंटर के प्रेजेंट स्टेट और उसके इनपुट पे।
काउंटर के अंदर एज सच हम कोई अलग से इनपुट नहीं लेते हैं, हम क्या लेते हैं, क्लॉक इनपुट। अच्छा एक याद करो, एक हमने काउंटर बनाया था मॉड 8 अप डाउन काउंटर, जिसमें अप भी जा सकते थे, जिसमें डाउन भी जा सकते थे, ऐसा काउंटर बनाया था। मैंने उसमें ये बोला था कि मोड इनपुट अगर 1 हुआ तो ये अप काउंटर है, मोड इनपुट अगर 0 हुआ तो डाउन है। अब मान लो मैं तुमसे पूछता हूं अगली स्टेट बताओ क्या आएगी, तो तुम मेरे से क्या क्या डेटा मांगोगे। अगर मैं अगली स्टेट पूछना चाहता हूं तो तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा कि पहले ये बताइए प्रेजेंट स्टेट क्या है, और साथ के साथ ये भी बताओ मोड इनपुट को क्या रखा है, 0 या 1। 0 रखूंगा तो प्रेजेंट स्टेट से एक नीचे वाली स्टेट आएगी, और 1 रखूंगा तो अभी वाली स्टेट से एक ऊपर वाली स्टेट आएगी। यानी अगली स्टेट जानने के लिए दो इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, इनपुट एज वेल एज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो इसमें लिखना FSM is a digital system. FSM is a digital system in which there is only finite number of states. Next point. The next state of the machine, next state को कैसे लिखोगे देखो, Z plus T. The next state of the machine is determined by the input to the machine and its present state. ठीक है। अब देखो क्या होता है जब FSM की बात आती है, तो FSM को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। FSM दो तरह की बन सकती है, एक होता है मूर सर्किट और एक होता है मीले सर्किट। अब बात है भाई ये दो कैटेगरीज में क्या फर्क है अपने। अभी जो मूर सर्किट होता है इसके अंदर क्या होता है, जो आउटपुट है इट इज अ फंक्शन ऑफ ओनली स्टेट ऑफ द सिस्टम, और यहां जो आउटपुट होता है दैट इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट एज वेल एज द इनपुट। दो चीजों पे डिपेंड करता है। तो इसमें लिखना इन मूर सर्किट द आउटपुट ओनली डिपेंड्स ऑन present state of the system, whereas in Mealy circuit output depends on present state as well as input to the system. दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा। ठीक है। अब देखो जब हम बात करते हैं FSM की, तो सबसे पहले हम समझेंगे FSM की डिजाइनिंग, कि ये मूरे सर्किट मीले सर्किट ये बनाए कैसे जाते हैं। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे सिंक्रोनस काउंटर हमने पढ़ा था ना डिजाइनिंग का, तो सिंक्रोनस काउंटर की डिजाइनिंग का क्या प्रोसीजर था बताओ। पहला स्टेप था स्टेट डायग्राम, के बाद अगला स्टेप क्या था, स्टेट टेबल, अगला एक्साइटेशन टेबल, देन के मैप, देन लॉजिक डायग्राम। ऑलमोस्ट यही स्टेप्स रहते हैं, हल्का बहुत डिफरेंस आता है, बहुत ज्यादा नहीं, बट जैसे सिंक्रोनस काउंटर बनाया था सेम वे में हम डिजाइन करते हैं FSM। तो ये ध्यान रखो कि FSM भी एक सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट है। So the steps of designing a FSM are similar to the design of a synchronous counter. तो सबसे पहला क्या होगा, पहला स्टेप हमेशा फर्स्ट वन इज योर स्टेट डायग्राम। अब देखो ये बात मैंने पहले भी एक्सप्लेन की थी, स्टेट डायग्राम क्या चीज होती है।
जब हम सीक्वेंशियल सर्किट पढ़े हैं, तो मैंने बोला था स्टेट डायग्राम क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सिस्टम की स्टेट्स का और स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशन का, कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट कैसे जा रहे हो और क्या क्या स्टेट्स पॉसिबल हैं उनको ग्राफिकली शो करें, देन इट इज कॉल्ड एज अ स्टेट डायग्राम। तो इसको कैसे लिखोगे, लिखना स्टेट डायग्राम इज अ pictorial representation of the present state comma input comma next state and output of a sequential circuit. Present state, input, next state and output of a sequential circuit. Next point, present state is represented by a circle also called as node or vortex, and the transitions are shown by directed arrows between the nodes. डायरेक्टेड एरो मतलब या डायरेक्टेड लाइन मतलब जिस लाइन की एक डायरेक्शन हो या वो एक एरो हो। अब देखो स्टेट डायग्राम कैसे बनाते हैं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक्सॉर गेट, एक बार गेट के अंदर पूछा भी गया है एक्सॉर गेट का स्टेट डायग्राम। अब ये तो एक लॉजिक गेट है ना, या ये एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, बहुत अच्छे से समझना, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो अगर कभी कॉम्बिनेशनल सर्किट का स्टेट डायग्राम बोले तो तुम बोलोगे उसकी आउटपुट ही क्या है, उसका स्टेट। तो जोर गेट में दो स्टेट्स पॉसिबल हैं, कौन कौन सी दो स्टेट्स, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। ठीक है, दो ही स्टेट हो सकती हैं, या तो 0 या तो 1। अब जोर गेट के अंदर दो इनपुट होते हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे इनपुट्स के, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 2 इनपुट्स इक्वल टू 4 कॉम्बिनेशन। तो हमेशा ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग ब्रांचेस फ्रॉम अ स्टेट। देखो हर स्टेट से उतनी ब्रांचेस बाहर निकलेंगी जितने की तुम्हारे इनपुट हैं। ये बात समझ आ रही है, या इनपुट के कॉम्बिनेशन है। अगर 3 इनपुट होंगे तो हर सर्कल से 8 ब्रांचेस बाहर जानी चाहिए। तो हर सर्कल से कितनी ट्रांजिशन दिखाओगे, इक्वल टू द नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखो कैसे। अब मैं ये कहूंगा अगर आउटपुट 0 है, इनपुट आ जाए 1 0 या 0 1, तो कहां पहुंच जाओगे, 1 पे। तो इस ब्रांच पे मैंने क्या दिखाया है, इनपुट कॉम्बिनेशन। और अगर इनपुट रहा 0 0 या 1 1, तब हम कहां रहेंगे, 0 पे, क्योंकि 0 0 और 1 1 के लिए आउटपुट क्या आता है, 0। ऐसे ही 1 0 या 0 1 अगर आया तो आउटपुट रहेगा 1, और अगर 1 1 या 0 0 आया तो कहां चला जाएगा, 0 पे। तो देखो हर स्टेट से कितने एरो निकल रहे हैं, 2, लेकिन एक एरो पे मैंने कितने इनपुट लिखे हैं, 2 कॉम्बिनेशन लिखे हैं, इसीलिए 4 एरो की जरूरत नहीं पड़ी, 2 एरो में अपना काम हो गया। वरना इसी को देखो लिखने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, अगर 4 एरो ही बनाने हैं, ऐसे दिखाओ,
ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। हर स्टेट से अगर 4 एरो बनाने हैं, अब हो गए 4 एरो हर एक से बाहर जाते हुए। तो इसका मतलब ये होता है कि एक स्टेट से कितनी ट्रांजिशंस हो सकती हैं, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन। ये मेरी बात समझ आई? नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, एक चीज सोच के देखो। अगर एक काउंटर, जैसा ही मैंने एग्जांपल लिया अप डाउन काउंटर, तो अगर प्रेजेंट स्टेट है 0 0 1, मैं पूछता हूं नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, तुम कहोगे भाई डाउन काउंटर है तो नेक्स्ट स्टेट होगी 0 0 0, और अप काउंटर है तो होगी 0 1 0। मैंने बोला प्रेजेंट स्टेट है 1 तो नेक्स्ट क्या होगी, अप काउंटर होगा तो 2 और डाउन काउंटर होगा तो 0। यानी प्रेजेंट स्टेट जो 1 है, इससे मैं दो स्टेट्स पे जा सकता हूं, या तो 0 या तो 2। इन दो स्टेट्स की पॉसिबिलिटी बनती है। और ये किस पे डिपेंड करेगा, मोड वाले इनपुट पे, कि मोड वाला इनपुट 0 है या फिर 1 है। तो मोड वाले इनपुट में कितनी पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है भाई, 0 और 1। तो 1 वाली स्टेट से जा भी दो जगह सकते हो, 0 या फिर 2। तो 1 वाली स्टेट से दो आउटगोइंग एरो होने चाहिए, एक 0 पे जाए और एक 2 पे जाए, ठीक है। मोड अगर 0 रखा तो 0 पे जाओगे, 1 रखा तो 2 पे जाओगे। यानी इस वाली स्टेट से 0 0 1 वाली स्टेट से दो ब्रांच बाहर निकलेंगी, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी हैं इनपुट की। तो ये वाला भी पॉइंट लिख लो अलग से। इन अ स्टेट डायग्राम, the number of outgoing branches in a state diagram, the number of outgoing branches from any node is equal to the number of input combinations is equal to the number of input combinations। ठीक है, ये बात क्लियर हुई अच्छे से। अब एक चीज सोचो, कई बार क्या होता है ना, जैसे एक बार गेट के अंदर क्वेश्चन आया था, अब उसके अंदर ये पूछ लिया था कि इस स्टेट डायग्राम में मैंने कौन सी ट्रांजिशन गलत दिखाई है। तो ये तो हमें समझ आ गया कि इस एक स्टेट डायग्राम में एक स्टेट से कितनी लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन। अब साथ ही साथ एक कॉम्बिनेशन के लिए एक ही लाइन जानी चाहिए। मतलब अगर यहां ऐसा लिख दोगे, देखो, तो इसका मतलब है तुम ये कह रहे हो 1 0 के लिए आउटपुट क्या आना चाहिए, स्टेट क्या रहनी चाहिए, 0। और इधर तुम ये बता रहे हो कि 1 0 के लिए 1 हो जानी चाहिए। तो ये स्टेट डायग्राम गलत हो गया, क्योंकि एक इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए अगली स्टेट सिर्फ एक ही हो सकती है, जैसे कि इसमें या तो 0 या तो 1। एक इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए दो पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। अगर इनपुट 0 1 लगाया है तो या तो 0 पे आओगे या तो 1 पे, दो ब्रांचेस ओरिजिनेट नहीं हो सकती सेम इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए। तो एक पॉइंट ये भी लिखो, for a valid state diagram, we cannot have two different mapping for the next state with the same input combination, ठीक है। एक ही इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए दो अलग अलग मैपिंग हुई तो वो गलत है। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसीलिए स्टेट डायग्राम की ये जो नॉलेज है ये हमें काफी डिटेल्ड होनी चाहिए कि स्टेट डायग्राम के रूल्स क्या होते हैं और क्या क्या चीजें उसके अंदर गलत हो सकती हैं। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, इसको एक क्वेश्चन की तरह ही समझना। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन बना के लिख लेना, ड्रॉ द स्टेट डायग्राम। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका स्टेट डायग्राम बनाना है। ड्रॉ द स्टेट डायग्राम, टेबल हमें दे रखी है। देखो क्वेश्चन में टेबल क्या गिवन है,
प्रेजेंट स्टेट और दूसरा कॉलम है नेक्स्ट स्टेट कॉमा आउटपुट। ये अब नेक्स्ट स्टेट कॉमा आउटपुट में दो पॉसिबिलिटी है, इनपुट 0 या इनपुट 1। अब प्रेजेंट स्टेट में वो हमसे बोल रहा है कि मैं 4 स्टेट्स ले रहा हूं, ए बी सी डी। अगर इनपुट 0 हुआ तो नेक्स्ट स्टेट है 0, सॉरी ए, आउटपुट है 0। इनपुट 1 हुआ तो नेक्स्ट स्टेट बी, आउटपुट 0। प्रेजेंट स्टेट बी, एक्स 0 हुआ तो नेक्स्ट स्टेट बी, आउटपुट 1। तो एक कॉमा का मतलब पहली वैल्यू क्या बता रही है, नेक्स्ट स्टेट, अगली वैल्यू बता रही है आउटपुट। सी कॉमा 0, फिर डी कॉमा 0, सी कॉमा 1, फिर डी कॉमा 0 और ए कॉमा 1। तो ये टेबल हमें गिवन है, इसके लिए मुझे क्या ड्रॉ करना है, स्टेट डायग्राम। अब इसके अंदर देखो कितनी पॉसिबिलिटी है स्टेट की, 4 पॉसिबिलिटी है। अब पहली बात ये समझो, अब ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा, ये ABCD क्या चीज है। काउंटर के अंदर जो स्टेट होती थी वो काउंट होता था, जैसे 0 1 2 3 4 5। लेकिन FSM के अंदर स्टेट इज नॉट नेसेसरीली द काउंट, स्टेट कैन हैव अ फिजिकल मीनिंग। जैसे अभी मैंने ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर का एग्जांपल लिया था इस लेक्चर के बिगिनिंग में, तो मैंने क्या बोला, उसकी 3 स्टेट हो सकती हैं, रेड येलो ग्रीन। तो वहां स्टेट्स के नाम लिखोगे, रेड येलो ग्रीन। It means in a FSM the states have a physical meaning. It is not always just a binary combination. ठीक है, तो अब देखो 4 स्टेट है मेरे पास ABCD, तो मैं 4 गोले बना लेता हूं, ABCD। अब हमें इनके बीच में एरो बनाने। देखो प्रेजेंट स्टेट A है, इनपुट 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है, ए। यानी इनपुट 0 लगाओगे तो नेक्स्ट स्टेट कहां पहुंचोगे, ए पे। और आउटपुट क्या आ रहा है, 0, तो हम बाय 0 लिख देते हैं। इसका मतलब है ये जो पहला टर्म है दैट इज इनपुट एंड द सेकेंड वन इज आउटपुट। ठीक है, अब इसको देखो मीले मशीन क्यों बोला, ये मैं अभी समझाता हूं। पहले x इक्वल टू 1 लो, अभी प्रेजेंट स्टेट ए ही है लेकिन x को 1 रख दिया, इनपुट 1 है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो गई, b, आउटपुट क्या हो गया, 0। यानी इनपुट को 1 रखोगे तो a से पहुंच जाओगे b पे, लेकिन आउटपुट क्या रहेगा, 0। ठीक है, इनपुट 1, आउटपुट 0। अगला देखो, जब प्रेजेंट स्टेट b है तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है, b, आउटपुट क्या आ रहा है, 1। अगर b में इनपुट 0 लगाओगे तो नेक्स्ट स्टेट भी b बनती है और आउटपुट बनता है 1, तो 0/1। और अगर 1 लगाओगे तो नेक्स्ट स्टेट c, आउटपुट 0। 1 लगाओगे तो नेक्स्ट स्टेट c, आउटपुट 0। ठीक है, अब एक चीज देखो, मीले सर्किट क्यों बोला, प्रेजेंट स्टेट b है लेकिन इनपुट 0 होने पे आउटपुट क्या आ रहा है, 1, और इनपुट 1 होने पे आउटपुट क्या आ रहा है, 0। यानी यहां इनपुट सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि प्रेजेंट स्टेट क्या है, प्रेजेंट स्टेट तो दोनों केसेस में बी है। क्या चेंज हो गया इन दोनों केस में, इनपुट। इनपुट चेंज होने से भी आउटपुट चेंज हो सकता है, और यही डेफिनेशन है मीले सर्किट की। मीले सर्किट क्या कहता है, दैट आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट एज वेल एज द प्रेजेंट स्टेट। ये बात समझ आई मेरी। अगर ये प्रेजेंट स्टेट पे ही डिपेंड करता तो इनपुट चाहे 0 होता चाहे 1, आउटपुट दोनों केस में सेम आता। अभी आउटपुट क्या आ रहा है दोनों केस में, अलग अलग। इसका मतलब है आउटपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट। अगले पे आओ, प्रेजेंट स्टेट C है, इनपुट 0 लगा है तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है, D, आउटपुट क्या आ रहा है, 0। तो C में अगर 0 इनपुट लगाओगे तो नेक्स्ट स्टेट बनेगी D और आउटपुट भी बनेगा 0। 1 लगाओगे तो C पे ही रहोगे और आउटपुट क्या हो जाएगा, 1।
तो 1 लगाओगे तो सी पे ही रहोगे, आउटपुट हो जाएगा 1। अगला डी, 0 लगाया तो डी पे रहूंगा, आउटपुट 0। तो डी पे अगर 0 लगाया तो आउटपुट 0, और डी पे अगर 1 लगाया तो ए पे चला जाऊंगा और आउटपुट हो जाएगा 1। अब देखो इस डायग्राम के अंदर हर स्टेट से 2 ब्रांचेस ओरिजिनेट हो रही हैं, क्योंकि यहां इनपुट के अंदर 2 पॉसिबिलिटी हैं, 0 और 1। मैंने यही बोला था हर स्टेट से कितनी ब्रांचेस आउटगोइंग होंगी, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन। तो ये पहला स्टेप होता है हमारा कोई भी तुम्हारा एक तरह से एफएसएम डिजाइन करने का। अब इसी में देखो, अगर ये मूरे सर्किट होता तब क्या होता? अगर ये मीले सर्किट ना होता, ये मूरे सर्किट होता, तब यहां ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेट तो होता, लेकिन जो आउटपुट होता वो इनपुट के साथ वेरी नहीं करता। सपोज 0 0 0 1 ऐसा होता। तो अब देखो आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ ABCD पे, यानी प्रेजेंट स्टेट पे। तो हम क्या बोल रहे हैं यहां? आउटपुट ओनली डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट स्टेट। अब इससे क्या होगा, स्टेट डायग्राम में क्या चेंज आएगा ये हमें समझना है। देखो अब स्टेट डायग्राम में इनपुट तो आएगा ट्रांजिशन पे, आउटपुट नहीं आएगा, सिर्फ इनपुट इनपुट दिखाओगे। ठीक है, तो ये मैंने हटा दिया आउटपुट यहां से। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आई। अब ए वाली स्टेट के लिए आउटपुट क्या है? 0। तो तुम इसको यहां लिखोगे, ए वाली स्टेट के लिए आउटपुट है 0, बी वाली स्टेट के लिए आउटपुट क्या है? 0, सी वाली स्टेट के लिए 0, और डी वाली स्टेट के लिए 1। ठीक है भाई, ये बात समझ आई। तो मूरे सर्किट में क्या होता है, जो सर्कल होते हैं स्टेट के, इसी के अंदर हम लोग आउटपुट दिखाते हैं। और मीले सर्किट में आउटपुट सिर्फ स्टेट पे नहीं, इनपुट पे भी डिपेंड करता है। तो आउटपुट इज ऑलवेज शोन ऑन द ट्रांजिशन। तो वाला पॉइंट लिखो, इन मीले सर्किट द आउटपुट डिपेंड्स ऑन, in Mealy circuit, the output depends on present state and the input. The output depends on present state and the input, and hence input and output are shown on the transition between the states, are shown on the transition between the states. Next point, in Moore circuit, the output depends only on present state, and hence the output is shown, inside the vortex or node. ये बात क्लियर है? मीले और मूरे सर्किट के अंदर स्टेट डायग्राम में चेंज कहां आएगा? अब देखो ये जो प्रॉब्लम मैंने तुम्हें दिया था, इसके अंदर मैंने तुम्हें टेबल बना के दी थी और क्या पूछा था? डायग्राम। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, ये डायग्राम जो बनता है ये प्रॉब्लम की स्टेटमेंट से बनता है। जैसे अब मैं ऐसा स्टेटमेंट देता कि एक ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर है जो कि रेड स्टेट में रहेगा 90 सेकेंड्स तक, येलो में रहेगा 5 सेकेंड तक, और अगले 90 सेकेंड्स तक रहेगा ग्रीन में। तो ऐसी मैंने स्टेटमेंट दे दी। अब इस स्टेटमेंट को इस डायग्राम में हम ट्रांसलेट करते हैं और फिर उल्टा चलते हैं डायग्राम से टेबल। तो इसमें एक पॉइंट और लिखो, प्रैक्टिकली वी डिजाइन द स्टेट डायग्राम,
we design the state diagram based on the problem statement, and then the state table, is designed on the basis of state diagram, तो इसीलिए अगला स्टेप आता है एफएसएम के डिजाइन में, जिसे हम बोलते हैं स्टेट टेबल। तो इसमें लिखना स्टेट टेबल क्या होगी, इट इज अ टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन, of the relationship between present state, next state, input and the output, ठीक है। एक पॉइंट और लिखो, it is nothing but tabular representation of state diagram, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। स्टेट टेबल क्या होता है, ऐसा हमने बहुत बार देखा है, याद करो काउंटर में भी स्टेट डायग्राम बन के अगले स्टेप में स्टेट टेबल ही आती है, तो वही चीज मैं बोल रहा हूं। तो जो प्रोसेस अभी फॉलो किया था ना कि टेबल देख के डायग्राम बना रहे थे, अब उल्टा जाएंगे, डायग्राम देख के टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो स्टेट टेबल हमेशा सेकंड स्टेप होता है, स्टेट टेबल कभी भी पहले नहीं दी जाती है। अगला तीसरा स्टेप जो हमने पहले नहीं फॉलो किया था, तीसरा स्टेप होता है स्टेट रिडक्शन। अब देखो मैंने अभी क्या समझाया कि जो स्टेट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वो स्टेट हम लोग डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर रहे हैं, वो स्टेट कहां गिवन है, वो स्टेट्स गिवन है क्वेश्चन के स्टेटमेंट में। काउंटर में क्या हुआ करता था कि काउंटर में स्टेट्स हमेशा न्यूमेरिकली गिवन होती थी, जैसे कि कोई काउंटर 0 से 7 तक काउंट कर रहा है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे में जा रहा था। लेकिन अब मैंने यहां क्या बताया, जैसे ट्रैफिक लाइट है वो रेड रहेगी, येलो रहेगी, ग्रीन रहेगी, यानी कि स्टेट्स कंसेप्चुअल हैं, स्टेट्स में कोई नंबरिंग नहीं है, स्टेट मैं डिसाइड कर रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है जो तुम्हें कभी भी स्टेट्स की लिस्टिंग दे दे, स्टेट कभी नहीं बताई जाएंगी, स्टेट हमेशा खुद एज्यूम करनी है। अब कई बार ऐसा होता है कि गलती से स्टेट ज्यादा मान ली, अब मैंने ये बताया था कि स्टेट्स को देख के हमेशा क्या पता लगाया जाता है कि कितने फ्लिप फ्लॉप्स का हम लोग यूज करेंगे, स्टेट देख के यही मालूम चलता है। अब एक चीज सोचो, ये जैसे काउंटर था, मैंने बोला था कि काउंटर में 5 स्टेट हैं, तो कितने फ्लिप फ्लॉप लगे थे, मॉड 5 काउंटर में 3 लगे थे। कंडीशन क्या रखी थी, 2 to the power n should be greater than equal to कैपिटल N, यही था ना कि नंबर ऑफ स्टेट से ज्यादा होना चाहिए 2 की पावर n। अगर तुमने गलती से भी जरूरत से ज्यादा स्टेट्स बना ली हैं तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप भी ज्यादा लगते हैं। हम हमेशा ये कहते हैं नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इक्वल टू n, नंबर ऑफ स्टेट्स इक्वल टू कैपिटल N, 2 to the power n should be greater than equal to कैपिटल N, ठीक है। अगर तुमने जरूरत से ज्यादा कैपिटल N ले लिया तो उसकी वजह से स्मॉल n की वैल्यू भी ज्यादा आएगी या नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे, यानी ज्यादा हार्डवेयर की जरूरत पड़ रही है या उसकी कॉस्टिंग ज्यादा है। ये बात समझ आई? तो ये वाला पॉइंट लिखना, इफ नंबर ऑफ स्टेट्स आर मोर देन रिक्वायर्ड, then number of flip flop required are also more
then number of flip-flop required are also more, in which case the cost of the system increases. In which case the cost of the system increases. ठीक है, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और वो चीज बिल्कुल अनडिजायरेबल है, वो चीज मैं बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकता। ये बात क्लियर हुई? अब बात है रिड्यूस करें कैसे, स्टेट्स को कम कैसे करें। तो स्टेट्स को कम करने में यह पता लगाना पड़ता है कि कौन सी दो स्टेट्स ऐसी हैं जो एकदम सेम है, कौन सी दो स्टेट्स ऐसी हैं जो एकदम सेम हैं या जो रिडंडेंट हैं। तो इसमें लिखना टू स्टेट्स आर सेड टू बी रिडंडेंट, टू स्टेट्स आर सेड टू बी रिडंडेंट if they have the same next state, if they have the same next state and output, same next state and output। जैसे मान लो एक स्टेट है B और एक है C, इन दोनों में ही नेक्स्ट स्टेट भी मैंने सेम लिखी है, इन दोनों के लिए मैंने आउटपुट भी सेम लिखा है। अगर दोनों का टेबल में रो आइडेंटिकल है, हर स्टेट के लिए एक रो बन रही थी, अभी याद करो पिछली टेबल में A B C D, तो हर स्टेट की एक रो है। अगर दो स्टेट की रो एकदम आइडेंटिकल हो जाए तब उसे क्या बोल दोगे कि ये दोनों स्टेट एक ही हैं या ये स्टेट क्या है, रिडंडेंट। उसमें से एक स्टेट को गायब कर सकते हो। ठीक है, तो जो दो स्टेट्स का रो एक सेम बनेगा उनमें से एक स्टेट को हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें लिखो, एक क्वेश्चन लिखना, मिनिमाइज द स्टेट डायग्राम, minimize the state diagram by the process of state reduction, by the process of state reduction। ठीक है, तो ये स्टेट डायग्राम मैं तुम्हें दे रहा हूं क्वेश्चन के अंदर, मुझे इसको मिनिमाइज करना है स्टेट रिडक्शन की मदद से। तो मैं ट्रांजिशन दिखा रहा हूं बीच में, मीले सर्किट का ये केस है, तो 1/1 0/0, यानी एक ही इनपुट है ना, जब तो दो ही ब्रांच ओरिजिनेट हो रही है हर एक से, 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 1/0 1/1। ठीक है, तो ये सारी ट्रांजिशन मुझे दे रखी हैं। अब मुझे स्टेट डायग्राम को रिड्यूस करना है, तो मुझे ये पहचानना पड़ेगा इस डायग्राम में कौन सी स्टेट्स रिडंडेंट हैं। अब वो कैसे पहचानोगे, देखो इसका स्टेट टेबल बनाएंगे हम। ठीक है, तो इसका स्टेट टेबल अगर बनाते हो, मैंने बोला था ना डायग्राम से टेबल पे आते हैं, तो ये डायग्राम दे रखा है। अब मैं टेबल पे आ रहा हूं, टेबल पे अगर आता हूं तो पहले लिखूंगा प्रेजेंट स्टेट, फिर मैं लिख लेता हूं जैसे मैंने पहले बनाई थी टेबल मीले मशीन के लिए, नेक्स्ट स्टेट कॉमा आउटपुट, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1। अब प्रेजेंट स्टेट में कितनी पॉसिबिलिटी है, 6 स्टेट्स हैं, A B C D E F। अच्छा एक चीज बताओ, अगर स्टेट डायग्राम को रिड्यूस ना करें तो कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, तो कितनी स्टेट है, 6, तो फ्लिप फ्लॉप लगाने पड़ेंगे 3,
क्योंकि 2 की पावर 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो 3 फ्लिप फ्लॉप से अपना काम हो सकता है। अब समझो, इनपुट लगाया 0, प्रेजेंट स्टेट है ए, इनपुट 0 लगा रहा हूं तो कहां जा रहा हूं, बी पे, और आउटपुट क्या आ रहा है, 0। अगली स्टेट पे जा रहा हूं बी पे, आउटपुट आ रहा है 0। ये क्लियर है ना, ये वाली जो टर्म होती है आउटपुट बताती है। अब ए में 1 इनपुट लगाया तो आउटपुट क्या आया, 1, और नेक्स्ट स्टेट क्या बनी, डी, तो डी कॉमा 1। अब बी पे आ जाओ, बी से देखो 0 लगाया तो ई पे गया और आउटपुट क्या रहा, 0। 0 लगाने पे ई पे गया, आउटपुट रहा 0। 1 लगाने पे एफ पे गया और आउटपुट रहा 1। 1 लगाने पे एफ पे गए, आउटपुट आया 1। सी पे देखो, 1 लगाने पे कहां गए हैं हम, पहले 0 लगाने पे, 0 लगाने पे बी पे गया हूं, आउटपुट क्या रहा है, 0। ठीक है, और 1 लगाने पे डी पे गया हूं, आउटपुट आया है 1। सिर्फ आउटगोइंग ब्रांच देखते चलो हर स्टेट पे। डी पे देखो, आउटगोइंग ये वाली है 0 वाली, तो 0 लगाने पे ई पे गए, आउटपुट क्या रहा, 0। ई पे गए, आउटपुट रहा 0। 1 लगाने पे कहां गए, बी पे गए, आउटपुट क्या आया, 1। बी पे गए, आउटपुट आया 1। अब ई पे आ जाओ, 0 लगाने से ई पे ही रहा और आउटपुट भी क्या रहा, 0। 0 लगाने से ई पे रहे, आउटपुट रहा 0। 1 लगाने से एफ पे चले गए और आउटपुट क्या आ गया, 1। 1 लगाने से एफ पे चले गए, आउटपुट आ गया 1। अब लास्ट स्टेट एफ। एफ में देखो 0 लगाने से एफ पे ही रहे, आउटपुट आया 0, तो एफ कॉमा 0। 1 लगाने से हम चले गए सी पे और आउटपुट आया 0, सी कॉमा 0। ये टेबल बन गई। अब इसमें ऐसी रोज को फिगर आउट करो जो आइडेंटिकल हैं। अब एक चीज देखो, ये वाली रो देखो और ये वाली रो देखो, ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। ठीक है, तो इसका मतलब है ए एंड सी आर रिडंडेंट स्टेट्स। ठीक है, तो ए एंड सी आर रिडंडेंट, इसका मतलब है इन दोनों की जगह हम चाहें तो एक ही स्टेट लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए और सी की जगह अगर एक ही लिख दो तो जहां सी आ रहा था वहां ए लिख दो। एक काम करते हैं, जहां सी आ रहा है वहां ए लिख देते हैं। तो सी की जगह क्या लिख दिया, ए, मैंने इसको अपडेट कर दिया। और कहीं आ रहा है सी, और तो कहीं नहीं आ रहा। अब देखो क्या कोई और स्टेट आइडेंटिकल बन रही है, और स्टेट अगर देखोगे जिसमें ई कॉमा 0 आ रहा हो, या जैसे बी में देखो ई कॉमा 0 एफ कॉमा 1, और ई में भी देखो ई कॉमा 0 एफ कॉमा 1। ध्यान से देखो, बी वाली जो रो है ई कॉमा 0 एफ कॉमा 1, ई वाली रो में भी ई कॉमा 0 एफ कॉमा 1। इसका मतलब बी एंड ई आर रिडंडेंट। तो कितनी स्टेट रिडंडेंट हो गई, 4। यानी 4 में दो स्टेट एक जैसी हैं, तो उन्हें हटा के सिर्फ कितनी स्टेट ले लें, 4 में से 2। अब देखो इस टेबल को मॉडिफाई कैसे करोगे, हम क्या क्या हटा सकते हैं, सी और ई को हटा सकते हैं क्योंकि वो ए और बी जैसे ही हैं। तो फिर से प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट कॉमा आउटपुट, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। ठीक है, अब प्रेजेंट स्टेट में ए और सी तो एक जैसे हैं, तो सी भगा दो, सी हटा दो। अब क्या लिख दो अगला, डी। ई और बी एक जैसे हैं, तो अगला क्या लिख दो, एफ। अब ए वाली रो कॉपी करो, बी कॉमा 0 डी कॉमा 1। बी वाली रो ई कॉमा 0, ई और बी एक जैसे हैं, तो ई कॉमा 0 की जगह बी कॉमा 0 एफ कॉमा 1। डी वाली रो ई कॉमा 0, ई और बी तो एक ही है, तो बी कॉमा 0 और बी कॉमा 1। एफ वाली रो एफ कॉमा 0 और ए कॉमा 0। अब कितनी स्टेट रह गई 6 में से, 4। 4 का मतलब कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, 2, क्योंकि 2 की पावर 2 इज इक्वल टू
4। यहां से नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट घट गई हमारी। तो यही चीज मेरा ऑब्जेक्टिव था हमेशा कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट हमारी कम होनी चाहिए। अब देखो, जब इसका स्टेट डायग्राम दोबारा बनाओगे तो अब 4 स्टेट लोगे, ए बी डी और एफ। ठीक है, ये 4 स्टेट ली। अब क्या कहोगे, ए में अगर 0 लगाया तो बी पे जाओगे और आउटपुट आएगा 0। 0 लगाया तो बी पे गए, आउटपुट आया 0। 1 लगाया तो डी पे गए, आउटपुट आया 1। 1 लगाया तो डी पे गए, आउटपुट भी आया 1। बी पे आ जाओ, 0 लगाया तो बी पे ही रहा, आउटपुट आया 0। ठीक है, 1 लगाया तो एफ पे गया, आउटपुट आया 1। ठीक है, डी पे आ जाओ, 0 लगाया तो बी पे गए, आउटपुट आया 0। 1 लगाया तो भी बी पे गए और आउटपुट आया 1। ये तो क्लियर है ना। 1 लगाया मतलब यहां से देख रहा हूं, और आउटपुट क्या है, कॉमा वाली वैल्यू से देख रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं 1 लगाया तो आउटपुट आया 1। अगला देखो एफ, 0 लगाया तो एफ पे ही रहा और आउटपुट क्या आया 0। 1 लगाया, 1 लगाया तो ए पे गया, आउटपुट आया 0। ठीक है, तो ये स्टेट डायग्राम बनेगा। अब इसमें देखो क्या फायदा हुआ कि 4 ही स्टेट्स रह गई। तो अर्लियर हमारे पास थी 6 स्टेट्स, तो हम बोलते 2 to the power 3 इज ग्रेटर देन 6, तो 3 फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड। ठीक है, नाउ 4 स्टेट्स, तो 2 to the power 2 इक्वल टू 4, तो 2 फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड। क्योंकि कंडीशन हमेशा क्या होती है, 2 to the power n should be greater than equal to number of states। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई अच्छे से। तो यहां पे हम हार्डवेयर रिड्यूस कर सकते हैं नंबर ऑफ स्टेट्स को रिड्यूस करके, और यही रीजन होता है फॉर द स्टेट रिडक्शन। अब ये हुआ तीसरा स्टेप, तो फिर से रिविजिट करते हैं क्या क्या स्टेप लगे। पहला बना स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम कहां से बना, जो भी प्रॉब्लम का स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट को रीड करके मैंने बनाया डायग्राम। अगला स्टेप क्या हुआ, उस डायग्राम को टेबल में ट्रांसलेट करना था, तो बनी स्टेट टेबल। ठीक है, तो स्टेट टेबल के बाद क्या हुआ, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कम करने के लिए हमें स्टेट को रिड्यूस करना पड़ा, तो जो भी रिडंडेंट स्टेट्स थी उनको हटाया गया। रिडंडेंट स्टेट्स को हटाया गया, दैट इज स्टेट रिडक्शन। तो ये 3 स्टेप थे। अब चौथा स्टेप होता है स्टेट असाइनमेंट। अब ये क्या होता है, देखो इसी टेबल को लेके चल रहा हूं मैं ये चीज समझाने के लिए। स्टेट असाइनमेंट, अभी मैंने बोला यहां जरूरी नहीं है कि स्टेट एक बाइनरी नंबर हो, यहां स्टेट का फिजिकल मीनिंग होता है, लेकिन जब डिजिटल लॉजिक डिजाइन करोगे तब तो बाइनरी नंबर ही चाहिए। अगर बाइनरी नंबर चाहिए तो हर स्टेट को एक बाइनरी नंबर से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो स्टेट असाइनमेंट ये होता है कि ए को मान लिया जैसे 0 0, बी को मान लिया 0 1, डी को मान लिया 1 0 और एफ को मान लिया 1 1। तो ये क्या होता है, स्टेट असाइनमेंट। तो इसमें लिखना स्टेट असाइनमेंट इज अ प्रोसेस, स्टेट असाइनमेंट इज अ प्रोसेस of representing each state by a binary number। ठीक है, अब अगला स्टेप होता है 5वां, ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल। मतलब ये जो स्टेट टेबल हमने बना रखी है, ये हमारे पास स्टेट टेबल है,
इसको बाइनरी में ले आओ। बाइनरी में लाने का मतलब ये जो सभी स्टेट्स हैं इनको किससे रिप्लेस कर दो, इनके बाइनरी इक्विवेलेंट से। अब देखो वो कैसे बनेगा, ये चीज मैं रब कर रहा हूं। अब देखो किसी भी सिंक्रोनस सर्किट में दो चीजें होती हैं, प्रेजेंट स्टेट और इनपुट। ये इनपुट की तरह काम करते हैं ना। अब प्रेजेंट स्टेट में दो वेरिएबल ले रहे हो तो Q1 Q0, ऐसे ही हमारे पास होगा नेक्स्ट स्टेट और ऐसे ही होगा आउटपुट। नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी Q1 प्लस Q0 प्लस। अब देखो इनपुट में तीन वेरिएबल हो गए Q1 Q0 और X। इन तीन वेरिएबल के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8। पहले बना लो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ये 8 कॉम्बिनेशन बन गए। अब 0 0 Q1 Q0 इसका मतलब है A, 0 1 का मतलब है B, 1 0 का मतलब है D और 1 1 का मतलब है F। तो ये जो चार स्टेट हैं बस उनके बाइनरी से रिप्लेस कर दिया और इनपुट के भी दोनों वैल्यूज ले लिए। अब देखो जब स्टेट A है इनपुट 0 है, स्टेट A इनपुट 0, तो नेक्स्ट स्टेट क्या है B। B का मतलब 0 1 और आउटपुट क्या है, टेबल में देखो इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या है 0। अब ऐसे ही प्रेजेंट स्टेट है A और इनपुट है 1, प्रेजेंट स्टेट A इनपुट 1 तो नेक्स्ट स्टेट D है और आउटपुट 1 है, D का मतलब 1 0 और आउटपुट है 1। ये हो गया काम। अगले पे आ जाओ, प्रेजेंट स्टेट है B, इनपुट है 0 तो नेक्स्ट स्टेट क्या है B, यानी 0 1 है और आउटपुट क्या है 0। प्रेजेंट स्टेट है B और इनपुट है 1, प्रेजेंट स्टेट B इनपुट 1 तो नेक्स्ट स्टेट क्या है F, F का मतलब 1 1 और आउटपुट क्या है 1। अब आ जाओ D पे, प्रेजेंट स्टेट D इनपुट 0 तो नेक्स्ट स्टेट क्या दिख रही है B, नेक्स्ट स्टेट अगर B है 0 1 और आउटपुट क्या है 0 है। अब इनपुट 1 कर दो तो भी नेक्स्ट स्टेट B है, आउटपुट 1 है, नेक्स्ट स्टेट B है माने 0 1 आउटपुट 1। F, ये वाली F आ गई ना 1 1, इनपुट 0, F में इनपुट 0 लगाया तो F पे ही आऊंगा, आउटपुट 0 रहेगा, 1 1 आउटपुट 0। F में अगर 1 लगाओगे A पे आओगे आउटपुट 0 होगा, A माने 0 0 और आउटपुट 0। ठीक है, तो जो स्टेट टेबल थी उसी को बस मैंने एक्सपैंड कर दिया, हर स्टेट को उसके बाइनरी नंबर से लिख के, A माने 0 0, B माने 0 1, D माने 1 0 और F माने 1 1। अब यहां दो वेरिएबल यूज हुए Q1 Q0, ये दो फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट होंगे, इसीलिए मैंने यहां बोला था कि 2 फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड। वहीं 6 स्टेट होती तो 3 फ्लिप फ्लॉप लेने पड़ते, तब मैं 3 वेरिएबल लेता Q2 Q1 Q0 और चौथा होता X। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये स्टेट टेबल कैसे बन रही है, तो ये जो स्टेट टेबल थी इसी को ट्रांजिशन टेबल बनाया। ट्रांजिशन टेबल माने प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट, आउटपुट टेबल माने जहां पे आउटपुट दिखा रहा हूं। तो है ये स्टेट टेबल, घबराने वाली बात नहीं है। बस फर्क क्या है कि जो स्टेट्स को तुमने नाम लिखे थे अब उन स्टेट्स को बाइनरी नंबर से रिप्लेस कर दिया, उसी को बस बड़े फॉर्म में दिखा दिया, एक्सपैंड करके दिखा दिया। और ये ट्रांजिशन और आउटपुट टेबल कुछ भी नहीं है, इट इज एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ स्टेट टेबल। तो इसमें लिखना, if each state in a state table is replaced by its binary assignment, then the next state table is called as transition table. Next state table is called as transition table, and the output table gives the output
for each combination of gives the output for each combination of present state and input for each combination of present state and input. ये बात क्लियर हुई? आउटपुट टेबल में हर प्रेजेंट स्टेट और इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा, ट्रांजिशन टेबल में हर प्रेजेंट स्टेट और इनपुट के करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट स्टेट लिखेंगे। बट अब स्टेट्स को किससे रिप्लेस कर दिया है? बाइनरी नंबर से। अब ABCD का यूज नहीं होगा। अब देखो, याद करो, सिंक्रोनस काउंटर में भी यही हुआ था। सिंक्रोनस काउंटर में क्या था? स्टेट डायग्राम फिर स्टेट टेबल। वो ये स्टेट टेबल ये वाली थी, ठीक है, जिसको अब हम यहां क्या बोल रहे हैं? ट्रांजिशन टेबल और आउटपुट टेबल। तो इसमें देखो कितने स्टेप ऐड हो गए। पहले बना स्टेट डायग्राम, फिर बनी स्टेट टेबल, फिर स्टेट रिडक्शन, ठीक है। स्टेट रिडक्शन के बाद स्टेट असाइनमेंट और बाद में ये वाली टेबल आएगी। सिंक्रोनस काउंटर के अंदर क्या हो रहा था? पहले डायग्राम फिर टेबल, उसके बीच में कौन कौन से स्टेप ऐड हो गए? एक तो रिडक्शन का मेनली और एक असाइनमेंट का। दो स्टेप मेनली हमने ऐड कर दिए हैं, स्टेट रिडक्शन और स्टेट असाइनमेंट। अब ये बताओ, सिंक्रोनस काउंटर में अगला स्टेप क्या होता था? अगला स्टेप क्या होता था कि कौन से फ्लिप फ्लॉप यूज करने हैं, उसके हिसाब से उसका इनपुट लिखा जाता था, जिसे बोलते थे एक्साइटेशन टेबल। तो अब नेक्स्ट लिखना, लास्ट स्टेप होता है एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल, तो इसमें लिखना बेस्ड ऑन प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट, based on present state and next state in the transition table, present state and next state in the transition table, we determine input of the desired flip flop, input of the desired flip flop। desired माने ये पता होना चाहिए कौन सा फ्लिप फ्लॉप लगाना है, JK लगाना है, SR लगाना है, D लगाना है, T लगाना है, गिवन होना चाहिए। एग्जाम्पल लेता हूं, अगर T लगाना है, मान लो T लगाना है। अब देखो, पहले T1 निकाल रहा हूं, उसके लिए Q1 और Q1 प्लस देखूंगा। 0 0 यानी होल्ड, तो 0 0 से आ गए 1 पे यानी टॉगल, 0 से 0 होल्ड, 0 से 1 टॉगल, 1 से 0 टॉगल, 1 से 0 टॉगल, 1 से 1 होल्ड, 1 से 0 टॉगल। टॉगल माने इनपुट 1 है, होल्ड माने इनपुट 0 है। अब Q0 और Q0 प्लस देखो, 0 से 1 टॉगल, 0 से 0 होल्ड, 1 से 1 होल्ड, 1 से 1 होल्ड, 0 से 1 टॉगल, 0 से 1 टॉगल, 1 से 1 होल्ड, 1 से 0 टॉगल। ये आ गए इनपुट्स, ठीक है। तो इसी तरीके से फ्लिप फ्लॉप के इनपुट निकाले जाते हैं बाय मींस ऑफ एक्साइटेशन टेबल, जैसा सिंक्रोनस काउंटर में भी किया था। अब अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप ये होता है, इन इनपुट्स का के मैप बनता है और उस के मैप से इनके लॉजिक को मिनिमाइज करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फ्रॉम द एक्साइटेशन टेबल, फ्रॉम द एक्साइटेशन टेबल we draw K-map for the flip-flop input, we draw K-map for the flip-flop input and the output, यानी आउटपुट का भी K-map बनेगा। तो 3 K-map बनेंगे, T1 T0 और आउटपुट का, and the output and find minimized logic expression in terms of present state and input, तो इनका जो लॉजिक एक्सप्रेशन आएगा वो किसकी टर्म में आएगा? Q1 Q0 और X की टर्म में। नेक्स्ट पॉइंट, based on logic expression, we draw the logic circuit, ठीक है। तो अब अगर मैं स्टेप्स को लिस्ट डाउन करूं,
तो पहला स्टेप क्या है अपना, स्टेट डायग्राम, दूसरा डायग्राम से आते हैं टेबल पे, तीसरा रिडंडेंट स्टेट्स को हटाना होता है तो स्टेट रिडक्शन, चौथा स्टेट असाइनमेंट, हर स्टेट को एक बाइनरी नंबर दिया जाता है, ठीक है, पांचवा ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट के लिए टेबल बनेगी इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट, ठीक है, छठा एक्साइटेशन टेबल, सातवां के मैप, और आठवां लॉजिक सर्किट। तो देखो कहां हमारे पास एक वर्ड में प्रॉब्लम गिवन था, लैंग्वेज की टर्म्स में गिवन था, जैसे ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर कितने सेकंड तक रेड रहेगा, कितने तक येलो, कितने तक ग्रीन, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था, उसको मैं कम करते करते या सॉल्व करते करते कहां ले आया, सर्किट पे। तो ये एक डिजाइनर का काम होता है। अगर तुम एक डिजिटल डिजाइनर बनते हो तो तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि कोई प्रॉब्लम मैंने तुम्हें वर्ड में दिया, कोई एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिया जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, तुम उसका सर्किट डिजाइन कर पाओ। दैट इज द रोल ऑफ अ डिजिटल डिजाइनर, ठीक है। तो एफएसएम इज द बेस्ट पार्ट ऑफ डिजिटल सर्किट डिजाइन। इससे ऊपर डिजिटल सर्किट डिजाइन की बात नहीं होगी, ये एक तरह से फाइनल स्टेज है जहां हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को उठा करके एक सर्किट तक ले आ रहे हैं, और इसके अंदर तुम्हारा पूरा सीक्वेंशियल रिवाइज हो जाएगा, पूरा का पूरा। स्टेट टेबल आ गई, एक्साइटेशन टेबल आ गई, के मैप आ गया, लॉजिक एक्सप्रेशन आ गया, फ्लिप फ्लॉप आ गया, सब कुछ आ गया। तो अगर तुम एक भी क्वेश्चन कभी एफएसएम का लगाते हो तो तुम ए टू जेड पूरा सीक्वेंशियल उस एक क्वेश्चन में रिवाइज कर पाओगे। ये एफएसएम की ब्यूटी है, ठीक है। एफएसएम बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर अच्छे से समझ लोगे ना तो कभी भूलने वाली इसके अंदर कोई बात नहीं है, लाइफ लॉन्ग इसे कैरी कर सकते हो। बट हाँ, इतना मैं मानता हूं कि जो चीजें इवेंचुअली तुम धीरे धीरे भूल जाते हो वो है फ्लिप फ्लॉप के कॉन्सेप्ट, कि कौन से फ्लिप फ्लॉप में किस इनपुट पे क्या आउटपुट आता है। एज लॉन्ग एज फ्लिप फ्लॉप की नॉलेज है तो तुम एफएसएम डिजाइन कर सकते हो। फ्लिप फ्लॉप की नॉलेज यहां काम आती है एक्साइटेशन टेबल में, ठीक है। इससे पहले के सारे स्टेप हमेशा कर सकते हैं। तो अब एक काम करते हैं, इस लेक्चर को हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं। अगले वीडियो में हम आगे की बात करेंगे, वहां मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि कैसे एफएसएम के डिजाइन को टैकल किया जाता है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे जो स्टेप आज मैंने तुम्हें डिस्क्राइब किए, इनको अप्लाई कैसे कर रहा हूं, कि ठीक है भाई ये स्टेप याद तो रख सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अप्लाई होंगे कैसे। तो डिजाइनिंग की बात करेंगे कि एफएसएम को डिजाइन कैसे करते हैं, वो चीज समझेंगे। और एफएसएम के एनालिसिस को हम अलग से वीडियो अलॉट नहीं करेंगे, एफएसएम के एनालिसिस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम वीडियो के अंदर ही क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। लेकिन डिजाइनिंग वाला मैं अगले पार्ट में बताऊंगा, अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप एफएसएम डिजाइन होती है, ठीक है। तो इतने क्या करोगे, ये टॉपिक रीड करके रखोगे जितना आज बताया है, एक बार रिविजिट करोगे, जो भी स्टेट डायग्राम स्टेट रिडक्शन बताया है, ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। अगले लेक्चर में तब मैं जब इनका यूज करूंगा तो तुम्हें तुरंत क्लिक करना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं और कैसे कर रहा हूं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो अगले लेक्चर के अंदर हम बातें करेंगे एग्जांपल्स की। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।